बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। यौम दिफा अहद वफा की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी और मैं हूँ हमजा तारड़। नाजरीन, आज का दिन उन शहीदों के नाम जिन्होंने अर्ज़ वतन की खातिर जानों के नजराने पेश किए। आज का दिन उन गाजियों के नाम जिन्होंने अपने अज़्म, हौसले और बहादुरी से दुश्मन को ये पैगाम दिया कि इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमा। जी हाँ, आज का दिन उन माओं के नाम जिन्होंने ऐसे शेर जवानों को जन्म दिया। आज का दिन उन बहनों के नाम जो दलेर भाइयों की कामयाबी की दुआएं मांगती रहीं। और आज का दिन शहीदों की उन बेवाओं के नाम जिन्होंने इस मुल्क के खुदादाद की मोहब्बत में अपने सुहाग कुर्बान कर दिए। और आज का दिन खुसूसी तौर पर उन नन्हे बच्चों के नाम जिन्होंने बाप की शहादत के तमगे को सीने पे सजाया और अपनी माओं से मुखातिब हुए कि हम भी वतन की हिफाजत की खातिर अपने बाबा के नक्शे कदम पर चलेंगे। नाज़रीन, 1965 में भारतीय अफवाज और भारतीय हुक्मरानों ने यह मंसूबा तैयार कर रखा था कि वो लाहौर पर कब्जा करके लाहौर जिमखाना में नाश्ता करेंगे, लेकिन हुआ उसके बरक्स। बिल्कुल, बहादुर अफवाज के जवानों ने अपनी जानों को कुर्बान करके उनके हमले को नाकाम बनाया। उधर चमिंडा का महाज हो, वहां पर अपनी छाती पर बम बांधकर दुश्मन के दर्जनों टैंकों को उड़ा दिया और दुश्मन के हमले को अपनी अजीम कुर्बानियों से नाकाम बनाया। ना सिर्फ ये, फ़ज़ाई सरहदों की अगर बात करें तो उसकी हिफाजत करते हुए हमारे शाहीनों ने भारत के हवाई अड्डों पर बेमिसाल दलेरी से परवास करते हुए उसके लड़ाका जहाज़ों को पाकिस्तान पर हमला करने से कबल ही नीस्तो नाबूद कर दिया। अब समुद्री सरहदों की बात करते हैं, उसकी हिफाजत की बात हो तो द्वारका ऑपरेशन आज भी दुश्मन की नींदें उड़ा देता है। हम यौम दिफाए पाकिस्तान और शोहदा के मौके पर अपने कौमी हीरोज़ की कुर्बानियों और अजीम बहादुरी का किरदार सर अंजाम देने वालों को खिराज अकीदत पेश करते हैं और इसी बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी ट्रांसमिशन में हम कुछ गुफ्तगू भी करेंगे अपने हीरोज़ से, वॉरियर्स से। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाते चलते हैं। सबसे पहले हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद शहबाज साहब मौजूद हैं, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री हैं सर, अस्सलाम वालेकुम। साथ हमारे साथ मौजूद हैं विंग कमांडर मोहम्मद आमिर सर, अस्सलाम वालेकुम। साथ ही हमारे साथ बेहतरीन आवाज़, बहुत ही आप पसंद करते हैं इस आवाज़ को और बड़ी मतलब कि जानदार आवाज़ है, सायरा ताहिर हमारे साथ मौजूद है। सायरा अस्सलाम वालेकुम। और हम सबको बहुत ही पसंद है नन्ही सी हादिया हाशमी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हादिया अस्सलाम वालेकुम, आपको भी हम वेलकम कहते हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले कर्नल साहब आपसे आगाज़ करते हैं। 65 की जंग, मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशाने हैदर, उनके हमरा थे आप, कैसा जज्बा था? और हमने आपसे उस 65 की जंग में जो कुछ हुआ वो सब जानना है। बहुत शुक्रिया आपका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड इसका बता दूं कि जब ये 65 की जंग शुरू हुई तो उसके मतलब बड़ा मिसनॉमर सा है कि जी हमें इतला नहीं मिली, लोगों को मशहूर किया कि पता ही नहीं चला जी, वो दुश्मन अचानक आ गया। पाकिस्तान फ़ौज तैयारी में नहीं थी, पाकिस्तान फ़ौज बिल्कुल तैयारी में थी। 4 सितंबर को इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और 5 सितंबर को वो रिकॉनेंसेस पे चले गए थे। और राजा अजीज़ भट्टी निशाने हैदर चूँकि बड़े काबल अफसरों में शामिल थे, टर्किश के इंटरप्रेटर भी थे, तो 6 सितंबर को वो अपना एक डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि इंफॉर्मेशन थी, लेकिन जो दिफाई पोजीशन आजकल की जाती है, माइनफील्ड लगती है फरार, जिसके लिए कम से कम 2-3 महीने का वक्त दरकार होता है, वो नेचुरली उसको नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि वो जो स्पिरिट ऑफ 65 वार है उसकी बुनियाद उस 3.5 मिनट के जो फील्ड मार्शल अयूब खान की स्पीच थी, अच्छा, उसने ले की। उसकी क्या वजह थी? वो स्पीच क्या थी? 3.5 मिनट की तकरीर जो कोतुल्लाह साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि उनके कहने पे उन्होंने उसको ड्राफ्ट करके दी उनको। उसमें उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान के अवाम जिनके दिल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से धड़कते हैं, वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की आखिरी तोप खामोश नहीं हो जाती। क्या बात। अब आप ये देखें कि इसके अंदर हमारा कलमा तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो फील्ड मार्शल अयूब खान ने वो तकरीर के अंदर अल्लाह का नाम लिया, चूँकि अल्लाह ताला का नाम से वो लड़ाई के अंदर दाखिल हुए, तो जितनी भी हमारी खामियाँ थी, बहुत सी खामियाँ होती हैं हर जंग के अंदर होती हैं, वो सारी अल्लाह ताला ने कवर की। और मैं जो चुंडा की आपने बात की, राजस्थान की बात की, मैं बताऊँगा उस वक्त कि राजस्थान के अंदर एक सौ ब्रिगेड था, जनरल के एम अजहर कमांड कर रहे थे। 4000 स्क्वायर माइल्स का
उन्होंने कब्जा कर ली। तो ये स्पिरिट थी ये स्पिरिट थी जिसकी बात वजह से हम लोग जो है ना वो जी हाँ। 1965 की हमने वॉर में इतना शानदार हम लोगों के जो फौजी हैं वो लड़े थे। खैर आमिर साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि 1965 की जब वॉर हुई तो पाकिस्तान को बने महज 18 बरस ही हुए थे, और उस वक्त जिस तरह से अगर हम देखें एयर डिफेंस की हमारी बात करें तो, और अगर हम अपनी दूसरी पार्टी को देख लें जैसे इंडियन, तो उनकी तो मतलब अगर अददी अक्सरियत देखी जाए तो बहुत ज़्यादा थी। उनसे कम्पीट करना आप क्या समझते हैं, जज्बा था जो उसने कम्पीट किया हमने उनके साथ? जी, मैं इस सिलसिले में आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान बनने से लेकर सबसे पहले किसी भी जंग में अगर आपने जीतना होता है तो उसमें आपका जो जज्बा है वो सबसे एक मेन चीज़ होती है जिसकी वजह से आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। उसके बाद शुरू से हमारा एक जज्बा था कि हमने अपने इस मुमलिकत खुदादाद के लिए हम किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। दूसरी जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आ जाती है आपकी ट्रेनिंग। हमने हमेशा से ये देखा है कि पहले दिन से लेकर हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने कभी भी अपनी ट्रेनिंग के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो अगर हम एयर डिफेंस स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हमारे पास हर लिहाज से जो हमारे पास दिवाही सामान था वो उनसे कम था, बिल्कुल, लेकिन हमारा जज्बा और जो हमारा मोरल था उसकी वजह से हम एक अच्छा जो है वो अपने दुश्मन को जवाब देने में कामयाब हो। क्या बात है। अच्छा सायरा, अगर हम देखें, हमने तो 65 की जंग नहीं देखी, हम लोगों ने तो सुन रखी है, लेकिन वो जो नगमे थे वो हमने बहुत ज़्यादा और रिपीट पे सुने, और वो हम हर साल दोबारा से सुनते हैं और आज भी उसी तरह से ताज़ा है। आपका फेवरेट कौन सा था उनमें से? मेरा फेवरेट तो मैडम नूरजहां के सभी मिली तराने उस वक्त मेरे ख़्याल से, जहाँ ये बात कर रहे हैं पावर की और जज्बात की, तो मेरे ख़्याल से जज्बात की जो पावर है ना वो मैडम के नगमे ही थे। जब वो रेडियो से ऑन एयर होते थे और जब हमारे फ़ौजी जवान भाई उनको सुनते थे तो वो एक एक लफ्ज़ जो था ना, जो ट्यून थी वो उन पर असर करती थी। वतन के सजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, क्या बात। ये मेरा बहुत फेवरेट है। और वैसे तो हम सारे ही पढ़ते हैं और अभी तक ये लाजवाल मिली तराने हैं जिनको हम भी सुन रहे हैं और हमारे आने वाली बात की नस्लें भी इंशाल्लाह। अल्लामा इकबाल का कलाम बिल्कुल ऐसे ही है जी, क्या खूबसूरत। यही जो इस तरह के नगमे थे ना उस वक्त भी जो है ना वो जो फ़ौज में जिस तरह से हम देखें जवानों का लहू गरमा रहे थे। अच्छा विंग कमांडर आमिर साहब, जिस तरह अगर हम बात करें 1965 की वॉर की ही, अगर हम उसमें किरदार ले लें MM आलम साहब का, तो उनका किरदार कितना कलीदी था? उनका किरदार बहुत ज़्यादा कलीदी था, बिकॉज़ उन्होंने अपने जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाया ही बनाया। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थे कि इन लोगों ने वो जो हमारे ऊपर एक दुश्मन की एक बुरी नज़र थी उसको ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने बिल्कुल एक लिहाज से 24 घंटे एक एक हफ्ता अपने आप को अवेलेबल रखा, अपने आप की अपनी फिटनेस इन्होंने मेंटेन की, और अपना जहां एक पायलट एक दिन में 2 मिशन कर सकते थे वहां इन्होंने 6-6, 7-7 मिशन फ्लाई किए और दुश्मन के तमाम बुरे इरादों को निस्तो नाबूद कर दिया। फ्लाइंग अगर हम देखें तो कॉकपिट में फ्लाइंग जो है वो इतना कोई एक ईजी टास्क नहीं होता, बट इवन देन ये सारे लोग इतने ज़्यादा वो थे, फिज़िकली फ़िट रखा इन्होंने अपने आप को, और जज्बा था इनके अंदर कि इन्होंने अपनी तमाम चीज़ों को साइड पे रख के जो है वो मुल्क के लिए अपना किरदार अदा किया। क्या बात है। कर्नल साहब, मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद, उनको आपने कैसा ऑफिसर पाया जब उनके साथ काम किया? कैसे इंसान थे, कैसे ऑफिसर थे? वो मैं आपको ये बता देता हूँ सिंपल कि एक ड्रामा राजा अजीज़ भट्टी साहब के ऊपर बनाया गया है, उसकी सुपरविजन या डायरेक्शन जो थी ब्रिगेडियर अनवर मीनुद्दीन जो हमारे एजिस्टेंट थे 65 वार में, वो उस वक्त लकीली ही वॉज कमांडिंग ए ब्रिगेड इन लाहौर, तो वहीं उसकी डायरेक्शन वगैरह हुई। तो उन्होंने उसको शलादी साहब को पूरा गाइड वगैरह किया, बनाया। एक एक चीज़ उसके अंदर जो दिखाई गई है दैट इज़ ट्रुथ, नथिंग बट ट्रुथ। उसके अंदर जो पर्सनैलिटी है, जैसा MM आलम साहब की एक पर्सनैलिटी थी, इस तरह राजा अजीज़ भट्टी साहब की एक पर्सनैलिटी थी कि वो PMA में हर जगह में फर्स्ट है। नॉर्मन गोल्ड मेडल लिया उन्होंने, जो पढ़ाई में ज़मीन में फर्स्ट आता है बंदा वो लिया, साथ सोर्ड ऑफ ऑनर ली, और एज ए लेफ्टिनेंट इंस्ट्रक्टर है इन्फेंट्री स्कूल में। फिर उसके बाद स्टाफ कॉलेज कनाडा का किया। बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही भले आदमी थे। अगर आप देखें कि जवानों की छोटी छोटी बात पे कई दफ़ा, एक दफ़ा बड़ा खाना हो रहा था तो जवान बहुत मोहब्बत करते थे जवान उनसे, तो उन्होंने कहा सर हमें आप माउथ ऑर्गन जाके सुनाएं। अब वो राजा अजीज़ भट्टी साहब, मेजर साहब, नॉर्मली जरूरत नहीं होती कि भाई मेजर को बंदा कहे कि सर तुसी स्टार बना के सुना के, तो लेकिन वो इतने प्यार मोहब्बत करते थे
कि उन्होंने जब कहा कि सर माउथ आर्गन तो बनाए, वो उसी वक्त जनाब माउथ आर्गन बजाना शुरू कर दिया और वो ड्रामे के अंदर उन्होंने दिखाया भी है। और फिर उनकी बड़ी सादा तबीयत थी, लोगों को हेल्प करना, यही जो एम आलम की क्वालिटीज़ इन्होंने बताई हैं। क्योंकि मैं भी एम आलम साहब से मिला हूँ, हम फॉरवर्ड एयर कंट्रोल्स कोर्स में करने के लिए गया था, तो एम आलम साहब वो जो है ना अल्लामा इकबाल का झपटना पलटना पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है बहाना। 65 बार का ज़माना था, छोटी सी एयरफोर्स थी, तो बड़ी इंटीमेसी होती थी। तो मेरा कहने का इससे राजा अजीज़ भट्टी निशान हैदर जो वो अपने काम में बहुत माहिर थे। इन्फेंट्री स्कूल में अब एक थ्रेश होल्ड था हमारी यूनिट के अफसरों का कि जो कमांडिंग अफसर थे उनकी 21-22 साल सर्विस थी, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 44 के कमिश्नर थे। राजा अजीज़ भट्टी साहब निशान हैदर जो थे वो फर्स्ट PMA के थे, 49 के 18 साल सर्विस में कंपनी कमांडर थे मेजर। अब उन्होंने कनाडा का स्टाफ कोर्स किया हुआ है, कोर हेडक्वार्टर में G2 ऑप्स रहे हुए, ब्रिगेड रहे, ये इनकी वॉज अ वेरी एक्सपीरियंस ऑफिसर। इसी के साथ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि बड़ा एक तसलसल कायम होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर जो एडवांस पोजीशन थी वो शफकत बलोच साहब की थी, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। 6-7 की रात, 7-8 की रात, 8-9 की रात, 10-11 की रात, जहाँ बहुत ही ज़्यादा अटैक हुआ, इन 4 रातों ठीक है और 5 दिनों के अंदर जो उन्होंने एक कंपनी के साथ पूरे इन्फेंट्री डिवीजन को, जो 2 आर्मर रेजिमेंट से अटैक कर रहा था, और आखिरी दिन 10-11 को दुश्मन ने अपना ब्रिगेड बदली किया और नया फ्रेश ब्रिगेड लेकर आए, जिन्होंने फिर 10-11 की रात को, और वो फासला क्लियर नहीं कर सके। गुफ्तगू हम मज़ीद भी करेंगे, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो हमने जाननी है, जो हमने सुननी है, आपके साथ शेयर भी करनी है। यौम दिफा अहद वफा खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Stay with us. गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। विंग कमांडर साहब, एयर डिफेंस से आपका ताल्लुक़ है और किस तरीके से डिफेंस को देखा जा रहा होता है ख़ास तौर पे, और हमें आपने 27 फरवरी वाला भी थोड़ा सा बताना है, क्योंकि यकीनन वो आपकी नज़रों में भी होगा, आप उसका हिस्सा भी होंगे। मैं आपको सबसे पहले एक एयर डिफेंस सिस्टम का ये बताना चाहूँगा कि हमारा एयर डिफेंस जो है वो पाकिस्तान एयर फोर्स में हमारे जो पायलट्स हैं, जो हमारे शाहीन हैं, जो कि बिल्कुल फ्रंट लाइन पे जाके फ़ाइट करते हैं, ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो उनकी आइज़ है। उसमें ये है कि पायलट जब हवा में होता है तो उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है। जो एयर डिफेंस कंट्रोलर नीचे ग्राउंड पे बैठे होते हैं उनके पास अपने सिस्टम की बदौलत तमाम एरिया की इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, तो एयर डिफेंस सिस्टम की ये जिम्मेदारी है कि अपने पायलट को इस तरह हवा में पोजीशन करे कि वो अपने दुश्मन के जहाज़ को तबाह भी कर सकें, और सेम टाइम के ऊपर अगर कोई और उनके लिए कोई ख़तरा बन रहा हो तो अपने पायलट की सेफ्टी को भी इंश्योर करना जो है वो ये सारा एयर डिफेंस सिस्टम में आता है। सही। ठीक है। इसमें यह है कि अगर दुश्मन किसी भी तरह हमारे पास हमारी तरफ आने की कोशिश करता है तो हमारे जहाज़ सबसे पहले उसे इंटरसेप्ट करते हैं। फिर हमारे सरफेस टू एयर मिसाइल्स का हमारा पूरा हमारे मुल्क का एक मैकेनिज़्म है जिससे कोई भी दुश्मन जो है वो नहीं बच सकता। ठीक है, आपने हमें अभी नंदन की चाय का भी बताना है पाकिस्तानियों का। जी बहुत वो मैं ज़्यादा आपको इंटरेस्ट है। बताऊंगा। मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि हमने बड़ा सुना कि 26 फरवरी की रात जब वो लोग आए उन्होंने हमें बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं किया। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी एक ऐसी टीम का हिस्सा था जो कि उस रात हम ड्यूटी पे थे। उसके बाद मैं अगर 27 फरवरी की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एयर डिफेंस के एयर फोर्स एयर डिफेंस के तमाम एसेट्स जो थे वो इन प्लेस थे। वो जो कुछ भी कर रहे थे हमें पता था, और हमने उन्हें जो है वो किसी भी किस्म का वो अपने मुल्क में अपना डिफेंस नहीं कर सके हमारी वजह से, जो कि हमारी एक कॉम्बैट टीम की सपोर्ट थी अपने एसेट्स। अच्छा, अयूब खान साहब का जिक्र कर रहे थे ना कर्नल साहब, तो वो इन्होंने वो तकरीर सुनी और इन्होंने कहा कि जी वो 3-3.5 मिनट की जो तकरीर है, यकीन करें DG ISPR ने जिस वक्त आके कहा था ना वी विल सरप्राइज यू, उस वक्त पूरी कौम के लिए शायद हमने वो तकरीर नहीं सुनी। हमें तो वही याद है कि वही वो अल्फाज थे जिसके बाद हमें पूरा यकीन था कि अब हम जवाब देने जा रहे हैं। जिस वक्त DG ISPR ने कहा कि हम आपको सरप्राइज देंगे, दी होल नेशन वाज प्रिपेयर्ड। और जिस वक्त जहाज़ गिराया गया और अभी नंदन आया तो आप देखें कि तोरखम से लेकर कराची तक के बॉर्डर तक, बलूचिस्तान, कोयटा तक, हर बंदे ने
उसको अप्रिशिएट किया। तो स्पिरिट, इसी तरह जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं वज़ीरिस्तान में, फाटा में, किसी ने आज तक देखें कि जज्बे में कमी नहीं आई। और बुनियादी बात जो है, जैसे विंग कमांडर साहब ने फरमाया था, जज्बा कायम होता है कि दीन और ईमान के ऊपर कायम, प्लस ट्रेनिंग। ठीक है ना, जब तक, जैसे एक अल्लामा इकबाल का शेर है, वो फरेब खुर्दा शाही के पला होकर कसू में, उसे क्या खबर क्या है राह रस्म शाहबाजी। अगर आप एक शाहीन बच्चे को करकसों के जहान में भेज देंगे तो वो शाहीन बच्चा शाहीन नहीं बन सकता। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। और ये ट्रेनिंग जो है ये उस वक्त से जारी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने बताया कि जब हम गए तो इतने हाईली क्वालिफाइड, और ये ट्रेनिंग आज भी जामिल है। विंग कमांडर साहब, हम चाहेंगे कि जो नौजवान आपको ख़ास तौर पे देख रहे हैं उनके लिए कोई पैगाम जो आप देना चाहें। मैं जितने भी हमारे नौजवान हैं, मैं उन सब को पहले तो ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपने अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा करें। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपके अंदर जज्बा नहीं है तो आपके अंदर कोई चीज़ भी नहीं। बेशक, जज्बा बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ अगर फोर्सेस में हैं तो आप अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। आपका जो सबसे पहला एम होना चाहिए वो ये कि सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले हमारा मुल्क, किसी भी कैपेसिटी में अगर वो अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं तो उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि वो अपने मुल्क को हर चीज़ के ऊपर तरजीह दें। बेशक जी, अपने मुल्क को हर चीज़ पर तरजीह दें और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये पैगाम नौजवानों के लिए तो खुसूसी तौर पर है ही है, लेकिन ये पूरी कौम के लिए। हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया आपका, विंग कमांडर साहब बहुत शुक्रिया आपका, सायरा बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी है। ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है, आपने कहीं नहीं जाना। ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। यौम दिफा अहद वफा, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, अगर हम आंखें बंद करें ना और तसव्वुर में लेके आएँ क्या हालात होते होंगे, क्या जज्बात होते होंगे। अगर मैं ज़ाती तौर पर अपनी आंखें बंद करूँ ना तो मैं ऐसे पिसराने हक़ को अपनी मुत्तहर माओं से मुखातिब होते सुनता हूँ कि माँ दुआ करो मैदान जंग से पलटूँ तो सीने पे गोली खा के पलटूँ। चंद भाइयों को अपनी बहनों से मुखातिब होते सुन रहा हूँ जो कह रहे हैं कि बहना मेरी शहादत की खबर सुनकर आंख में आंसू ना लेके आना। ये कोई आसान जुमले नहीं है। बेशक। चंद सुहागों को अपनी बीवियों से मुखातिब होते सुनता हूँ कि देखो मैं शहादत के मर्तबे पर फाइज होने जा रहा हूँ, मेरी वापसी की उम्मीद नहीं रखनी तुमने। ये ऐसे जुमले हैं कि जिस वक्त हम शोहदा की फैमिली से बात कर रहे होते हैं तो वो हमें बता रहे होते हैं। और आप अगर तसव्वुर में लाएं, आप तो आंखें खोल लेते हैं तो मैदान जंग ही आपसे मुखातिब होगा कि क्या तुमने अल्लाह के शेरों को देखा है, फातह खैबर के सपूतों को देखा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के सिपाहियों को देखा है। जब वो मैदान जंग में लड़ते हैं तो बेतेग लड़ते हैं, बेदरेग लड़ते हैं, उन्हें शमशीरों सिना की हाजत नहीं रहती। वो बातिल पे हक की यलगार करते हैं, दुश्मन को शिकस्त से दो चार करते हैं और लहू की धार को तलवार करते हैं। और वो पुकार पुकार कर यही कह रहे होते हैं कि तख्ता व तख्त में से एक चुना करते हैं, हम अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं। तोप क्या चीज़ है, बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफ़ें चीर दिया करते हैं। हमको उस वक्त से मिलता है शहादत का सबक, माओं की गोद में जब दूध पिया करते हैं। नाज़रीन, ये जज्बा, ये वो माएँ ही हैं जो बच्चों में पैदा कर सकती हैं। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं और जिस तरह से हमज़ा ने कहा कि वो माएँ ही वो जज्बा पैदा करती हैं, तो इसी तरह से हमारे साथ कैप्टन काशान शहीद की वालिदा साहिबा और वालिद साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे भी खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे जो मुअज़्ज़िज़ हमारे गेस्ट हैं अमजद इस्लाम अमजद साहब, शायर हैं, कौन नहीं जानता इनको, हमारे साथ ये भी मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अमजद इस्लाम अमजद साहब, आपसे सर आगाज़ करते हैं। 1965 की जंग थी, हम लोग तो खैर नहीं थे, आप उस वक्त क्या स्टूडेंट थे, क्या जज्बा था, हम आपसे वो जानना चाहेंगे कि उस वक्त अवाम का जज्बा क्या था। फोर्सेस का तो जज्बा हमने देखा जो कामयाबी हमने हासिल की। असल में देखिए, वाली बातें हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि आजकल का जो मीडिया है उसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन जो है वो विजुअल में भी, ऑडियो में भी, प्रिंट में भी, हर तरह से बहुत तेज़ी से प्रॉम्प्ट मिल जाती है। जब 65 की बात कर रहे हैं तब हालात कुछ ऐसे नहीं थे। चीज़ें जो हैं, ख़बरें जो हैं वो टूट टूट कर मिलती थी और बहुत ज़्यादा एलेबोरेटेड भी नहीं होती थी। लेकिन
मुझे याद है हम लोग उस ज़माने में अभी कॉलेजों में पढ़ते थे, मेरा तो कॉलेज का वो ज़माना था। तो वो जो एक आप कह लीजिए कि उसके लिए एक ख़ास तरह की ज़हनी फ़ज़ा बन रही थी जंग सितंबर से 6 सितंबर से पहले, और वो उस फ़ज़ा में पहली बार मैं समझता हूँ जो हमारी यूथ थी उसको ये महसूस हो रहा था, जिन्होंने पाकिस्तान बनते नहीं देखा था जी। उनको पहली बार ये पता चल रहा था कि ये जो ज़मीन जो अल्लाह ने हमें दी है, इसकी हिफाजत के लिए, इसकी बाउंड्रीज़ की हिफाजत के लिए हमें फ़िज़िकली जो कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी उनकी शक्ल क्या होगी। तो ये एक बिल्कुल नया तजर्बा था उसके। और फिर जब मन में देखा कि जब 6 सितंबर का सूरज तलू होता है तो पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है पूरा मंजर जो है, और वो चीज़ें जो उससे पहले हम एक तस्वराती सतह पे देखते थे वो एक रियलिटी बन के सामने आती हैं, और उससे वो जो कौम का मैं समझता हूँ कि जो मोरल जो बवजूद बहुत नीचे जा चुका था, अब वो एकदम उसको एक लिफ्ट जो है वो मिली, और इतना यूनाइटेड मैंने पाकिस्तानी कौम को शायद कभी किसी हालत में नहीं देखा जितना उन दिनों में देखा है कि वो जो एक इज्तिमाई होता है मफाद के लिए या वो किस तरह। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि उस सारा जो एहसास था उसके लिए कुछ लोग जो थे जो दिन रात यानी डायरेक्ट मौत की आंखों में आंखें डालकर उस सारे ऑर्डियल से गुज़र रहे थे। तो ये वो चीज़ें थी जो समझता हूँ मेरी नस्ल का था तो पहला तजर्बा, लेकिन ये ऐसा तजर्बा था जो आज तक मेरे साथ साथ चल रहा है। और अब आप बात कर रहे हैं तो हम 50 साल बाद बैठे हुए हैं, लेकिन आई कैन फील इट कि वो एक वाइब्रेशन जो पूरी कौम में थी, माहौल क्या था, माहौल क्या था, और अपनी पहचान और अपनी पहचान के लिए कुर्बानी देना और अपनी पहचान की इज़्ज़त करना, ये हमने 6 सितंबर से ही सीखी। बिल्कुल जज्बे की बात की है। जैसे आंटी, हम कैप्टन काशान शहीद का जज्बा जानना चाहते हैं कि जैसे वो पीएमए से पास आउट होकर आए, आकर उन्होंने आप दोनों वालिदैन को सैल्यूट किया, आपके सर पर अपनी टोपी रखी, तो वो कैसा जज्बा था उनका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इतना प्यारा सा बच्चा मुझे अता फरमाया, बाबरकत बच्चा अता फरमाया, और ये जज्बा उसमें बहुत पहले से मौजूद था, जब वो बहुत छोटा था, और अल्लाह ताला ने उसके लिए वही रास्ते मुंतखब कर दिए। अच्छा। और इस तरह वरना तो हम ख्वाहिशमंद थे कि हमारा बेटा इंजीनियर बने। अच्छा। हाँ जी, लेकिन अल्लाह मैंने बताया ना कि वो शायद वक्त कबूलियत का था, बिल्कुल, तो उसके लिए वही रास्ते बनते चले गए। तो कैसे जब गए तो आपने उनको इजाज़त दे दी कि चले जाओ? वो ज़्यादा ख्वाहिशमंद था। अच्छा। वो ज़्यादा ख्वाहिशमंद था, और उसकी ख्वाहिश को देखते हुए हमारी भी राय बन गई। ठीक है अंकल, जिस वक्त ये ख़बर आप तक पहुंची, बेशक वालिदैन होना किसी भी शहीद के ये बड़े फ़ख्र की बात तो है, लेकिन जो जज्बाती ताल्लुक़ औलाद के साथ है वो भी उसी लम्हे वहाँ पर मौजूद होता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो ख़बर आप तक किस तरह से पहुँची? दरअसल वो 5 मई 2020 को भिम्बर बॉर्डर पर उसे शेल लगा, ज़ख्मी हुआ वो, और वो मुसलसल ज़ख्मी होने के बावजूद वो खंदक से निकल के बाहर आया और बाहर आकर लड़ता रहा और अपने यूनिट को डायरेक्शन देता रहा। तो वहाँ के वो लोग कहते हैं जो उसके साथी हैं कि हमने उन्हें कहा बारह के नीचे ट्रेंच में आ जाओ, मगर वो नहीं, वो वहीं एक दीवार थी, आज भी उस दीवार का नाम इसके नाम पर उन्होंने रख दिया है, मंसूब कर दिया है कि तो वहाँ खड़ा होकर बिलाशुबा ये बड़ी दिलेरी से उनका मुकाबला करता रहा। जब इसे शेल लग गया उसके बावजूद भी ये वापस नहीं आया, और उसके साथी ये बताते हैं कि जब वहाँ सामने की तोपों के मुँह खामोश हो गए तब ये वापस आकर लेटा है, और फिर उसके बाद इसे फ़र्स्ट एड दी गई, और फर्स्ट एड दे के इसे खारिया अस्पताल CMH वहाँ से रिलीज़ होकर हॉस्पिटल से घर आ गया लाहौर। अच्छा। अपने किसी दोस्त को उसने कहा, तो वो दोस्त गाड़ी लेकर गया, ले आया उसे, और वो आकर नीचे मेरा बेटा रहता है नीचे की मंजिल में बड़ा वाला, तो उसके पास वहाँ नीचे चला गया, और वहाँ उसने अपने भाई को बुलाया कि मेरे पेरेंट्स
मुझे देख के परेशान होंगे, तो आप आओ, आप उन्हें संभालो और आप उन्हें बताओ। तो ये उसका जज्बा था। और वहाँ के उसके जज्बे के मुतालिक तो उसके CEO और दूसरे आला अफसरान जो उसके थे, वो कहते थे कि ये लड़का, ये उनका पंजाबी का एक लफ्ज़ था कि इतना अथरा था अच्छा कि उसने इंडियन को नथ डाली हुई थी। ये उनके अल्फाज थे, अच्छा उनके CEO के अल्फाज थे। CEO साहब के कहते हैं मैं उसे नाराज़ भी होता था, मैं बहुत नाराज़ होता था कि इतनी ज़्यादा नहीं फुर्तियाँ दिखाओ। तो वो कहता कि मैं उस वक्त मैं अपने काबू में नहीं रहता हूँ, मैं अपना इख्तियार मेरा नहीं होता कि मैं किस तरह करूँ और क्या करूँ। अमजद इस्लाम अमजद साहब, इस जज्बे की हम बात कर रहे हैं, ये वालिदैन ही हैं और ये खुदा की अता है। अगर आज हम देखें, ये तो हमारी अफवाज हैं, अफवाज पाकिस्तान है, मुख्तलिफ महाज पर जंग लड़ रही हैं। अगर हम नज़रियाती सरहदों की बात कर रहे हों, मीडिया वॉर एक चल रही है, आज किस किस महाज पर हमें लड़ने की ज़रूरत है और बहैसियत कौम हमारी क्या ज़िम्मेदारी है? मैं समझता हूँ जी, जिम्मेदारी तो बड़ी डिफाइंड है, उसमें कोई ऐसी यानी मुबहम बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि बतौर इंडिविजुअल या बतौर एक इंसानी गिरोह के, या जिसको हम एक कौम कहते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए एक मुश्तरका एहतराम की जगह होती है। जी, अपने ज़ाती डिफरेंस हो सकते हैं घरों में छोटे मोटे, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती, उसमें एक चीज़ जो है वो दिफाए वतन है। बेशक दिफाए वतन एक ऐसी चीज़ है कि जिस पर कोई समझौता या कोई बहस नहीं होती। और वही जैसे आपने इशारा किया कि उसका एक पहलू नज़रियाती सरहदें भी है। मैं आम तौर पर ये देखिए, आज़ादी राय बड़ी अच्छी चीज़ है जी, और ये ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन हमें इस चीज़ का ज़रूर ज़हन में ख्याल रखना चाहिए कि हर चीज़ की तरह आज़ादी की भी एक हद होती है। तो हमें वो जो होता है ना एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, जी जी, वो जब हम वतन की बात करते हैं, सही, मुल्क के दिफा की बात करते हैं, तो उस वक्त हमें उसको भी वेट देना चाहिए। सिर्फ अपनी जो जिसको कहते हैं ना काबिलियत झाड़ना, या कि हमें दुनिया की तारीख का बड़ा पता है, हम बहुत जानते हैं, तो वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अमली सूरत ये है कि आपके इमोशंस भी उसमें ऐड होने चाहिए आपके इंटेलेक्ट के साथ। तो ये बेस्ट डिफेंस होता है। जैसे बच्चे की उन्होंने बात की कि वो जो उसका इमोशन है, वो उसने उस डिफेंस को एक नई जो है वो शक्ल दे दी। बाकी जो बात आपने की, जैसे इन्होंने, मुझे जोश साहब का एक शेर याद आ रहा है, तो वो अब देखें अपनी जगह पे एक रियलिटी है कि जहाँ से जुट पुटे के वक्त एक ताबूत उठा हो, कसम उस शब की जो पहले पहल उस घर में आती। आप बाकी जो मर्जी कहें, और जो उन पर गुजरती है वो गुजरती है। वो बड़े आला लोग होते हैं जो इस सदमे को झेलते हैं, और फिर वो बच्चे भी बड़े मुकद्दर वाले हैं जो उनको ये इज़्ज़त का लम्हा और सुकून देते हैं। बेशक बेशक। अच्छा आंटी, आपसे हमने जानना है कैप्टन साहब के बारे में, कैप्टन हाफिज़ खाशान शहीद साहब के बारे में। बचपन से ही तंग करते थे, अब बातें जो याद आती हैं, माओं को तो बातें याद आती हैं ज़्यादातर, वैसे बच्चों की या तो शरारतें याद आती हैं, या फिर अपने बच्चे बहुत ज़्यादा केयरिंग हो तो वो बचपन की बातें याद आती हैं। आपको कैप्टन साहब की क्या बातें याद आती हैं? तंग नहीं करने वाला बच्चा था, बड़ा साबिर बच्चा था। बहुत सबसे मोहब्बत करने वाला, दरगुजर करने वाला, आजिज़ी से रहने वाला। कभी कभी मैं नाराज़ हो जाती थी किसी पढ़ाई की वजह से, और मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं वैसे भी मैं कम ही नाराज़ होती हूँ। तो बहुत अच्छा बच्चा था, और मैं यहाँ उसकी तारीफ़ करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं समझती हूँ उसके अंदर इखलाकियात का भी अंसर बहुत मौजूद था, और सबके साथ मिलजुल के घुल मिल के रहने वाला बच्चा था। अंकल, आप वालिद जो होते हैं वो अक्सर गुस्से भी हो जाते हैं, नाराज़ भी हो जाते हैं, और माएँ भी वालिद का नाम लेके ज़्यादा डरा रही होती हैं, क्या हाल है तुम्हारे अब्बू, तो वो तुम्हें बताएंगे। तो आप कभी नाराज़ होते हो, या आपको भी कभी नाराज़ होने का मौका ही नहीं कैप्टन साहब ने फराहम किया? नहीं, मैं नाराज़ होता था सिर्फ उसकी तालीम के लिए। अच्छा।
मैं कहता था कि ये मेरा बच्चा जो है ना, तो पहले उसको हमने प्राइमरी तक पढ़ाया, उसके बाद फिर हिफ्ज़ के लिए डाला, हिफ्ज़ के बाद फिर उसे 8th क्लास में लेकर आए, तो हर जगह आउटस्टैंडिंग रहता था। माशाल्लाह। मगर जब वो इंटर में आउटस्टैंडिंग नंबर नहीं आए तो मैं नाराज़ हुआ उस बात से। तो मैंने उसे बताया कि यार देखो, मैं काफ़ी मेहनत से तुम्हें पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और तुम नहीं। तो वो बड़ा एक्नॉलेज करता था इस बात को। बाद में भी, कैप्टन बनने के बाद में भी वो कहता था मेरा बाप दुनिया का बेहतरीन बाप है, जिसने खुद सख्तियाँ झेली और मुझे पढ़ाया और मुझे इस मकाम तक पहुँचाया। तो और कहता था जो आज मैं हूँ अपने वालिद की वजह से। बेशक जी, ये पेरेंट्स की ही तरबियत है और पेरेंट्स की ही सारी मेहनत होती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हम जिस तरह से हम देखते हैं ना कि अगर हम 1965 की अगर हम बात करें तो उस टाइम जो जज्बा था वो तो जवानों में तो जज्बा था, लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं जो शायरी थी वो भी बहुत ज़्यादा, उसका भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसका रोल प्ले किया था उसने। तो अब हम इस्लाम अमजद साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें आज के दिन कोई खूबसूरत सी नज़म भी सुना दें। जी ज़रूर, मैं अर्ज़ करता हूँ, लेकिन एक बात मैं आपसे बिल्कुल मैं भी मुझे याद आ रहा है कि जिस तरह शायरों ने, हमारे अदीबों ने 65 की जंग में, आप देखिए कि वॉलंटरीली आप देखें हमारे गुलकारों ने जिस तरह से इसमें पार्टिसिपेट किया, तो वो भी कोई कम बहादुरी से नहीं लड़े हैं। अगर मेरे अपना ज़ाती ख्याल है कि हमें इसका फॉलो अप जो है वो मीडिया पे, टीवी, रेडियो पे ज़रा ज़्यादा करना चाहिए था, ताकि जो बाद में आने वाले बच्चे हैं जो उस लम्हे से नहीं गुजरे हमारी तरह, वो भी उसमें शामिल ज़्यादा हो सकते। तो इस चीज़ की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। बाकी एक ट्रिब्यूट है जो मैंने बुनियादी तौर पर कौम के नाम जो है, जो भी कौम के लिए अपना वक्त, अपनी ताकत, अपनी ज़िंदगी, अपना माल, अपनी जान खर्च करता है, तो इन सब के लिए कलेक्टिव मैंने सलाम एक दिया है, जिसमें एक ख़ास बंद जो है वो शोहदा के लिए भी है। तो ये छोटे 5-6 बंद है कि मैं आपको सुना देता हूँ कि ऐ कौम तेरे जज्बा-ए ईसार को सलाम, हिम्मत की और अज़्म की दीवार को सलाम, हिम्मत की और अज़्म की दीवार को सलाम, ए कौम तेरे जज्बाए ईसार को सलाम। कुर्बत के और दूरी के उन्वां बदल दिए, कुर्बत के और दूरी के उन्वां बदल दिए, एक फासले में ढूंढ ली नज़दीकियाँ कई, बदला जो दर्द साथ ही दरमा बदल दिए, बदला जो दर्द साथ ही दरमा बदल दिए, हिकमत और एतमाद के इजहार को सलाम, ऐ कौम तेरे जज्बाए ईसार को सलाम। और अब एक पूरा बंद जो शोहदा के लिए ख़ास तौर पे है, वो मैं अपने बहन और भाई को भी ख़ास तौर पे अर्ज़ करता हूँ कि तारीकियों में डूबता रास्ता उजाल कर, तारीकियों में डूबता रास्ता उजाल कर, ठहरा रहा जो मौत की आंधी के सामने, खुद अपनी जिंदगानी को खतरे में डालकर। वाह 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 वाह। तारीकियों में डूबता रास्ता उजाल कर, ठहरा रहा जो मौत की आंधी के सामने, खुद अपनी जिंदगानी को खतरे में डालकर, उस जन्नती चिराग के किरदार को सलाम, उस जन्नती चिराग के किरदार को सलाम, ऐ कौम तेरे जज्बाए ईसार को सलाम। हम मिल के सब हैं एक, कोई दूसरा नहीं, हम मिल के सब हैं एक, कोई दूसरा नहीं, सबकी हो जिसमें खैर उसी राह पर चले, सबकी हो जिसमें खैर उसी राह पर चले, मंजिल की समत इसके सिवा रास्ता नहीं, मंजिल की समत इसके सिवा रास्ता नहीं, खुद गर्जियों की दौड़ से इनकार को सलाम, खुद गर्जियों की दौड़ से इनकार को सलाम, ऐ कौम तेरे जज्बाए ईसार को सलाम। और आखिरी बंद है इसका कि हर तजुर्बे की राख में होता है एक सबक, हर तजुर्बे की राख में होता है एक सबक, ये उन्स, ये खुलूस, ये चाहत की रोशनी, रखना इन्हें संभाल के ए रहरवाने हक, रखना इन्हें संभाल के ए रहरवाने हक,
आते दिनों के मतलाए अनवार को सलाम, है कौम तेरे जज्बाए इसार को। क्या बात है अमजद साहब सर, क्या बात है सर। ड्रामे के हवाले से भी हम आपसे ही जानना चाहेंगे। हम देखते हैं कि कोई कहानियाँ हों जो हमने सुन रखी हों, उनसे ज़्यादा नक्श छोड़ जाते हैं ड्रामे जो बच्चों ने देख रखे होते हैं। हमने अपने बचपन में कई ड्रामे देखे, पीटीवी से बनते थे, अल्फा ब्रावो चार्ली तो हम सबको याद है। अब आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि नए हीरोज़ के बारे में, हीरोज़ तो वैसे कभी पुराने नहीं होते, लेकिन नए जो हमारे हीरोज़ हैं उनके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्रीज़ बने, ड्रामे बने, ताकि नई नस्ल को भी पता हो अपने हीरोज़ के बारे में। मैं वो इसी तरह मैं इशारा कर रहा था कि मुझे चाहिए कि देखें अब जो नई नस्लें आ रही हैं उनके लिए ये जो बातें हम और आप कर रहे हैं उनके लिए ये माजी गुजरे हुए वाक़यात हैं। तो इंसानी ज़हन जो होता है वो रिलेट करता है बहुत ज़्यादातर इमीडिएट और अपनी देखी हुई चीज़ों से। तो हमें ये चाहिए कि आज के बच्चे के लिए हम आज के जो हीरोज़ हैं उनको भी प्रोजेक्ट करें, ड्रामों के मौजू बनाएं, फिल्मों के मौजू बनाएं, अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ के बनाएं, ताकि वो भी इस सारे पूरे अमल का हिस्सा बन सके। बिल्कुल ठीक है। हमारी गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। अमजद इस्लाम अमजद साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे। कैप्टन हाफिज़ काशान शहीद साहब के वालिद और वालदा हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। खुसूसी ट्रांसमिशन यौम दिफा एहद वफा जारी है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन यौम दिफा एहद वफा में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया है सर्विंग नेवी के जो सर्विंग ऑफिसर हैं कमांडर हसन अली चौहान साहब ने। तो गुफ्तगू का जो गुफ्तगू है वो आपसे ही आगाज़ करते हैं उसका। कमांडर साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर 1965 की अगर हम बात करें, आज के दिन अगर हम देखें तो हम उसके हवाले से उनके बहुत सारी तकरीबात का भी इनेकाद किए थे, लेकिन हम अगर 1965 की बात करें और उसमें ऑपरेशन द्वारका की बात करें, उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत थी? जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले 6 सितंबर के हवाले से जब जंग का ऐलान हो गया था तो नेवी को एक टास्क दिया गया था कि जिसमें हमारी जब बड़ी फ़ौज और फ़ज़ाइया लाहौर और सियालकोट के मुकाम पे आपस में महाज पे उनके साथ दुश्मन के साथ एंगेज थे, तो उधर से प्रेशर को कम करना था और साउदर्न सेक्टर के ऊपर प्रेशर को उनको डिसंगेज करना था। अच्छा। तो उस हवाले से नेवी को टास्क दिया गया कि आप द्वारका में जाके जो वहाँ पर रडार स्टेशन है उस पर हमला करें। अच्छा। अब ये अपनी नौयत का एक ख़ास टास्क दिया गया था जिसमें दुश्मन जो था वो हमसे 3 गुना ज़्यादा सलाहियत रखता था और आपने उसके समंदर की हदूद में जाके उसके ही रडार स्टेशन पे जाके हमला करना है। बिल्कुल। अच्छा, ये रडार स्टेशन के बारे में मैं बताता चलूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट उनकी एक इंस्टॉलेशन थी जिसके जो हमारे कराची में जहाज़ आ रहे हैं और उनकी नकलो हमल हो रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था एयरक्राफ्ट को, ताकि वो हमारे जो भी हमारी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस हैं उनको वो अटैक कर सकें। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 8 बजे का टाइम दिया गया कि शिप ने सेल करना है और 7 शिप जो अवेलेबल थे वो 8 बजे से पहले सब सेल कर गए। अच्छा। और वहाँ जाके उन्होंने द्वारका के मुकाम पे पहले इंडियन समुद्री हदूद के अंदर दाखिल हुए और उनको ये अंदाज़ा था कि हमसे 3 गुना बड़ी फ़ौज जो है हमारा उनके साथ भी सामना हो सकता है, हम एयर अटैक के अंदर भी आ सकते हैं। उधर जाके उन्होंने उसको अटैक किया और 4 मिनट के अंदर अंदर 7 शिप्स थे, उन्होंने 50 राउंड्स हर शिप ने फायर किए। अच्छा। टोटल 350 राउंड्स द्वारका के स्टेशन पे फायर किए गए जिससे रडार उनका डिसेबल किया गया और उसी तरह हम बहादुरी से वापस आए। ज़बरदस्त। और ये अपनी नौयत का एक ख़ास वाक़या है कि आप दुश्मन के घर जाके उसके इंस्टॉलेशन को तबाह करके आ रहे हैं। क्या बात है। प्लस दुश्मन को ललकार रहे हैं। ये एक प्राइमरी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था। उससे सेकेंडरी 2 ऑब्जेक्टिव और अचीव हुए। अच्छा। नंबर 1 के जो एयर एफर्ट्स थी दुश्मन की डाइल्यूट हुई नॉर्दर्न सेक्टर में और वो साउदर्न सेक्टर में आईं, उससे हमारी रिलीफ मिला हमारी बड़ी फ़ौज को, फ़ज़ाइया को। और दूसरा मोराल फैक्टर था कि हमने इंडियन के मोराल को शैटर करना है। अच्छा। जो अचीव हुआ बेशक, क्योंकि जब आप किसी के घर में जाएं और आपकी फ़ौज छोटी हो और अगले की फ़ौज बहुत बड़ी हो, उसको उस पर नाज भी हो, बिल्कुल उस पर मान भी हो। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि अल्लाह की मदद शामिल होती है तो दुश्मन के दिल में एक डर बैठ जाता है, खौफ आ जाता है। जब हमने बहादुरी दिखाई
तो दुश्मन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पोर्ट से बाहर आता। अच्छा, तो हम तब भी तैयार थे, बात है। हमारी सबमरीन्स भी तैयार थी, तब हम उनके अटैक करते और उनके साथ मुकाबला करते। ठीक है, इसी ऑपरेशन का हम जिक्र कर रहे हैं, ऑपरेशन द्वारका का। आज भी कैडेट्स को बतौर केस स्टडी ये पढ़ाया जाता है और इसकी कितनी अहमियत है अब नेवी के निसाब के अंदर खुसूसी तौर पर? नेवी के लिए, पाकिस्तान नेवी के लिए ख़ास तौर पे ये द्वारका हमारी हिस्ट्री में सुनहरी रूप से लिखा गया है। और 8 सितंबर को योम बहरिया मनाया जाता है। हाँ जी। बिल्कुल। और 8 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है कि 8 सितंबर को ये टास्क कंप्लीट किया गया था और 6 सितंबर को सेल किया गया और 8 सितंबर को जाके उधर किया। नेवल कैडेट्स को उस ऑपरेशन के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा नेवी के स्टाफ कोर्स के अंदर इसका बहुत अहम जुज़ शामिल किया गया है और इसके ऊपर पूरे एनालिसिस होते हैं और इसमें बताया जाता है कि किस तरह आप एक बड़े अपने से बड़े दुश्मन को किस तरह आप उस पर भी हमला करके और अपनी अच्छी प्लानिंग और बहादुरी के साथ उसको भी ज़ेर कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये यकीनन मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि भारतीय नेवी भी जो है ना लाजमी तौर पर पढ़ाती होगी कि हाँ हमारे जी। साथ पाकिस्तान ने ये किया था और पाकिस्तान नेवी ने अंदर आए थे और घुस के हमें वाकई तौर पर मारा तो था। हमने वो पढ़ाते होंगे कि नेक्स्ट हम लोगों ने कैसे करना है, लेकिन नेक्स्ट टाइम भी हम इसी तरह हमने से अपना निसाब मजीद अपग्रेड कर हमने लिया, आप upgrade लोग जो करनी है मर्जी सोच चीज़ें। लें। अच्छा आंटी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे ना कैप्टन काशान के शहीद, जब वो गए, उन्होंने वज़ीरस्तान उनकी ड्यूटी लगी, वहाँ पर गए, जिस तरह से जमा मर्दी से वो लड़े और फिर उनको आर्मी चीफ़ की जानिब से कमेंडेशन कार्ड भी मिल चुका था। तो हम जानना चाहते हैं इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ज़्यादा बहादुरी, तरबियत का बहुत ज़्यादा अंसर इसमें पाया जाता है। ट्रेनिंग कैसी घर से आप लोगों ने की थी उनकी? देखिए, हमने तो, हमारे और भी बच्चे हैं, हमने तो ट्रेनिंग क्या करनी थी उसकी ट्रेनिंग ना उधर से हो रही थी। बिल्कुल। मैं नहीं समझती कि वालिदैन अपनी सी कोशिश कर सकते हैं। बेशक। असल जो अता है वो रब की अता है और जिन बच्चों में ये सलाहियत होती है वो बच्चे अपने रास्ते खुद बना लेते हैं और अल्लाह मुंतखब करता है। क्या बात है। इंसान के इख्तियार की बात नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि उसके अंदर जो सलाहियतें थीं वो खुदादाद सलाहियतें अल्लाह की अता करदा थी, हमारा अपना एक हद तक था। क्या बात है। तो बस उसी की रोशनी में वो चलता रहा और अपनी मंजिल को पहुँचा है। ये देखें आंटी, ये बात कर तो रही हैं लेकिन अल्लाह पर तवक्कल यकीनन कैप्टन साहब ने अपनी वालिदा से ही सीखा है, जो वो जिक्र कर रही हैं इस वक्त। आप उनकी गुफ्तगू में ये महसूस कर सकते हैं कि कैप्टन साहब को कितना खुदा पर तवक्कल था। और यही से वो ट्रेनिंग जो थी ना वो स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल, यही वो बुनियादी ट्रेनिंग है जो माँ की गोद से जिसका आगाज़ हो जाता है। अंकल, हमने अक्सर जब बात करते हैं शोहदा के पेरेंट्स से बात करें, उनके ख़ानदान वालों से बात करें, अक्सर हमें पता लगता है कि शोहदा, जिस तरह से आंटी कह रही है ना कि रब ताला से एक ताल्लुक़ होता है, शोहदा पहले जिक्र कर रहे होते हैं शहादत के हवाले से। क्या दबे अल्फाज में या वैसे कभी उन्होंने आप लोगों से जिक्र किया हो? वो अपनी बहनों से जिक्र करता था। अच्छा। अक्सर औकात बहनों में इतना हौसला नहीं था कि वो हम तक कन्वे कर सकती उस मैसेज को। तो वो अपनी बहनों से कहता था कि मैं एक दिन सब्ज़ परचम में लिपट कर आऊँगा। ये आपके सवाल को आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ा सा जवाब दूंगी। वो ऐसा है कि मैं उसे हमेशा यही दुआ देती थी कि तुम कामयाब लौटो, जिस महाज पे जाओ गाजी बन के लौटना और अल्लाह परवरदिगार तुम्हारा हामिया नासिर हो। तो उसने कभी मुझे जो है ना डराया या खौफज़दा नहीं किया इस तरह की कोई बात करके, कोई जुमला कह के कि नहीं, बल्कि वो अभी ये जो ज़ख्मी होके आया ना घर, तो एक बेड पे मैं और उसकी मिसेस और हम थे। तो वो कहता है कि आप कितनी आप कितनी खुशकिस्मत हो। तो मैंने कहा किस लिहाज से? कहता है कि देखें 7.5 साल का मैं गाजी हूँ 2 महाजों का, और आपकी बहू जो है ये कोरोना की गाजी है, तो आपके घर में तो 3 गाजी हैं और आप बड़ी खुशकिस्मत हो माँ। तो मैं उठ के मेडिकल कोर में तो मैं बेड से उठ गई, इसलिए कि कहीं ये अगला कोई जुमला ऐसा ना कह दे कि जो मेरे दिल को जो है ग्रां गुजरे, तो बस या इसके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए। और जब कभी वो आता था तो
बालिहाना बस मुझसे उसकी गर्दन पे प्यार होता था, पता नहीं क्यों। ये कुदरती तौर पे ना, जो मैं प्यार उसे करती थी तो उसकी गर्दन को माएँ अक्सर माथा चूमती हैं, लेकिन मैं उसकी गर्दन को प्यार करती थी। ये गुफ्तगू किसी कदर आसान भी नहीं है, लेकिन ये शोहदा जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, वो यकीनी तौर पर हम सब का फ़ख्र हैं। और हम लोग सुकून की नींद सो सकें, चैन की नींद सो सकें, सरहदों पर मौजूद हैं। जितने गाजी इस वक्त मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, हम उन सबको भी सलाम करते हैं। और वतन की मट्टी गवाह रहना ये बहुत ज़रूरी है, और गवाह हम सब ने भी रहना है। और हमने अपने हीरोज़ के बारे में नई नस्ल को भी बताते रहना, ये हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है बहुत ज़्यादा। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी नई नस्ल को भी बताएं कि ये हमारे शेयर किया करता था। जी जी। तो वो अक्सर कहा जब भी आता था वो बताता था कि मैं रात भर वहाँ अपने साथियों को जगा कर रखता हूँ। अच्छा। मतलब उनका हाल अहवाल पूछता रहता हूँ, चौकियों पे वो कायम दायम खड़े हैं। वो शेर पढ़ा मुझे, मेरे साथ शेयर करता था कि सो जाओ अजीज़ों के फसीलों पे हर एक सिमत, सो जाओ अजीज़ों के फसीलों पे हर एक सिमत, हम लोग अभी जिंदा व बेदार खड़े हैं। क्या बात है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये जज्बा है। हम इसी हवाले से ट्रेनिंग के ऊपर बात करेंगे। नेवी की ट्रेनिंग कैसी होती है, कमांडर साहब हमारे साथ मौजूद है। कमांडर साहब बताइएगा ट्रेनिंग किस तरह की होती है। और ये हम बात कर रहे हैं जज्बे की, एक तो वो है जो घर से मिल रहा होता है, जिस तरह से आंटी की गुफ्तगू हम सब सुन रहे हैं। फिर ट्रेनिंग के दौरान हम जब देखते हैं कि एक लड़का जाता है ट्रेनिंग के लिए किसी भी एकेडमी के अंदर, पाकिस्तान नेवल एकेडमी हो, पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी रिसालपुर हो, या फिर PMA काकूल हो, कहीं पर भी जाए, वो लड़का जाता है और वो सोल्जर बन के वापस आ रहा होता है। वो ट्रेनिंग का क्या फ़र्क है? इसमें मैं आपको इसका जिक्र करना चाहूँगा कि जो लोग भी नेवी या एयरफोर्स आर्मी में सेलेक्ट होते हैं, उनमें ये लगन होती है, और ये लगन उनको वहाँ लेके आती है अपने मुल्क के लिए कुछ करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। और जो भी हम यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, ये सब्ज़ लाली परचम जो है, ये हमारा फ़ख्र है। और इसमें जो ट्रेनिंग के हवाले से आपने क्वेश्चन किया है कि ट्रेनिंग, चूँकि बहरिया जो है 4 डायमेंशनल फोर्स है जी, इसमें एविएशन भी है, सरफेस फ्लीट भी हैं जिसमें शिप्स और फ्रिगेट्स हैं, और सब सरफेस जिसमें सबमरीन्स आती हैं, और इसके अलावा लैंड फोर्स भी है। तो ये 4 डायमेंशनल फोर्स है। तो ट्रेनिंग उन चारों डायमेंशंस की उनको देनी होती है, प्लस तवक्कल के ऊपर कि नेवी पाकिस्तान बहरिया का एक मोटो है जो कि कुरान करीम की एक आयत है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है और बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज है। बेशक। तो ट्रेनिंग उनकी नो डाउट सख्त होती है, लेकिन जब इंसान के अंदर लगन हो, जुस्तजू हो, तो मुश्किल से मुश्किल ट्रेनिंग भी उससे वो गुजर जाता है। और वो मेंटली प्रिपेयर कर रहे होते हैं हम एक सोल्जर को, एक कैडेट को, कि कल जब जंग होगी तो उसने किस तरह रिस्पॉन्ड देना है। और ये ट्रेनिंग उस वक्त उसको मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर कर रही होती है। अच्छा अंकल, जिस तरह से अगर बात होना काशान की बहादुरी और दलेरी की, हम लोग मतलब उनके वो सुनना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा उन्होंने कोई बहादुरी और दलेरी का जो काम किया था जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो, ख़ास तौर पर वज़ीरिस्तान में जो उन्होंने गैंग पकड़ा था, उसके बारे में ज़रा हमें बताइएगा। वज़ीरिस्तान में वो उसकी जब पोस्टिंग हुई तो हम लोग तो खैर काफ़ी परेशान थे कि इतना सख्त माहौल है वहाँ, पहली पोस्टिंग, और जब उसकी ट्रेनिंग से ही बाहर आया, और ट्रेनिंग भी उस ग्रुप ने पूरी नहीं की थी। हाँ जी, अर्जेंटली ज़रूरत थी, 1.5 साल की ट्रेनिंग की थी। जब ये वो वाला कोर्स था जो 6 महीने पहले पास आउट कर दिया गया था पिछले कोर्स के साथ। जी बिल्कुल, ये उस कोर्स में था। फिर ये वहाँ चला गया, वहाँ जाकर इसने अपना हमें नहीं जल्दी बताया इसने क्या है। जब हमें उनके कुलीग्स से पता चला इसने ये किया, फिर हमने उससे पूछा तो उसने बताया कि हम एक दिन छोड़ के एक दिन कभी इस महाज का कभी इस महाज का जायज़ा लिया करते थे। कोई छुप कर तो नहीं बैठा हुआ है, कोई दहशतगर्द छुप कर बैठा हो और फिर वो नुकसान पहुंचाने की सूरत है। तो कहता एक दिन मैंने देखा कि वो एक गैंग चला आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता छुप छुप के,
तो मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, ना उसके ऊपर हमला किया। अच्छा। तो मैं उसके पीछे पीछे ट्रेस करते रहे, चेस करता चेस रहा। करते रहे। आखिर वो एक बहुत बड़े अहाते में चले गए अच्छा। और उन्होंने अपने असला वगैरह एक जगह रख दिए। तो कहता वो मौका था जब मैं उन पर अटैक कर सकता था। तो चारों तरफ से हमने उन्हें, जो मेरे साथी थे, उन साथियों ने उस अहाते को घेर लिया और उसके वो हम एकदम अंदर एंटर हुए। तो ये था कि हम उन्हें इतना मौका नहीं दिया कि वो उठकर अपना असलहा पकड़ सकते अपना असला पकड़ लिया। तो हमने उसे पकड़ लिया और फिर मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर से, ब्रिगेड कमांडर या जैसे भी जो भी थे, तो उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि इन्हें बस ख़त्म कर दें इन्हें। अच्छा। तो कहते नहीं, मैंने रजिस्ट किया कि मुझे लगता है कि ये इनके पास कोई अहम इंफॉर्मेशन हो है। सकती है। तो उन्होंने कहा अगर तुम इस तरह करते लगता है तो फिर तुम इन्हें भेज दो यहाँ पर। तो फिर बहरहाल ये उन्हें लेकर वहाँ अपने साथियों के साथ वहाँ गए। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये तो हम 20 साल से हम इसको तलाश कर रहे हैं और इसका नाम तो मुल्ला राकटी है। अच्छा। मुल्ला राकटी उसने उसका नाम बताया। तो वो है और हम तो इसे तलाश कर रहे हैं और आपने तो बहुत बड़ा काम किया है। क्या बात है। मेजर जनरल जो थे ना, वो हेलीकॉप्टर में डेरा इस्माइल खान से जनूबी वज़ीरिस्तान पहुँचे। अच्छा। और उन्होंने अपने हाथ की घड़ी, बड़ी कीमती घड़ी, और कीमतें तो वैसे हो जाती है जो इनाम के तौर पे, एजाज के तो तौर एक पे। थपकी भी बहुत कीमती हाँ जी, होती है उसमें। वो उन्होंने उतार के इसके हाथ पर। क्या बात है, क्या बात है। और फिर राहिद शरीफ साहब ने से सर्टिफिकेशन कार्ड। लेटर। अच्छा अंकल और आंटी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, एक फैमिली तो आप लोग हैं, दूसरी हमने आर्म्ड फोर्सेस के अंदर देखा है, खुसूसी तौर पर चलें पाक आर्मी की हम बात कर रहे हैं, बर्री फ़ौज की बात कर रहे हैं। एक फैमिली उस लॉन्ग कोर्स से ताल्लुक़ रखने वाले, उनके साथ के जो कैडेट्स उस वक्त होते हैं, बाद में ऑफिसर्स बनते हैं, ख़ास तौर पे उस बटालियन का या कंपनी का हिस्सा होते हैं, वो फैमिली होती है। तो वो लोग अभी आप लोगों से मिलते हैं क्योंकि वो भी फैमिली की तरह ही ताल्लुक़ होता है। वो लोग हमसे राब्ते में रहते हैं, जब कभी लाहौर आते हैं तो मिलते भी हैं, फ़ोन वगैरह भी करते हैं और हमारे लिए गिफ्ट भी लाते भी लाते हैं। ईद बकरीद पर वो गिफ्ट, हम उनसे मना भी करते हैं कि नहीं, कहते नहीं आप हमारे माँ बाप हैं, हम आपको बहुत, तो वो हम उनसे क्या कहें कि वो तो बहुत। और अब हमारी फैमिली, आपने सही कहा, हमारी फैमिली एक आर्मी भी है, बेशक, इसमें कोई शक नहीं। और यही नहीं कि वही लोग जो उसके कुलीग थे या उसके कोर्समेट थे वही हमें मिलते हैं या हमसे बातचीत करते हैं, नहीं, उनके बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स, जनरल, कर्नल भी हमसे डायरेक्ट बात करते हैं और हमारी दिलजोई भी करते हैं और हमें हौसला भी देते हैं। आंटी, जिस तरह से अंकल भी बात कर रहे हैं, एक जवान बेटा आंखों से ओझल हो गया, किस तरह से अपने आप को हौसला देते हैं? अल्लाह को याद करते हैं, सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, उसके लिए बहुत दुआएं करते हैं। जब बहुत अंदर से ममता की जो है ना, आप कह लें कि आवाज़, और बस याद आती है तो वालियाना याद करके रोती हूँ, मैं तो रोती हूँ। और ये तो ज़ाहिर है मैं माँ हूँ तो मुझे उसकी याद तो बहुत आती है। बेशक, शोहदा को याद करना बहुत ज़रूरी है, तो वतन की मिट्टी गवाह रहना, इसलिए बारहा ये बात हो रही है। अब हम अपने मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करेंगे। कैप्टन हाफिज़ काशान अली नवीद शहीद के पेरेंट्स हमारे साथ, वालिदैन हमारे साथ मौजूद थे। अंकल आंटी आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साहब पाकिस्तान नेवी से हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और इकरा, हम अब इजाज़त लेंगे अपने नाजरीन से भी। बिल्कुल, यौम दिफा और अहद वफा की खुसूसी ट्रांसमिशन से हमें दीजिए इजाज़त।